नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज 17 अप्रैल है। आज की तारीख आप जानते ही हैं कि आज 17 अप्रैल है, लेकिन 17 तारीख को 16 की पहेली से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और इसके तार सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ईरान, हॉर्मोज, यूरेनियम संवर्धन, लेबनान, इन सब पर रोजाना ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका सच 2 मिनट में ईरान उजागर कर रहा है। ईरान ने भी ट्रंप की दुखती रग पकड़ ली है। आखिर क्यों नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ईरान पर हमला बोलने के लिए तैयार हुए? आज राहुल गांधी ने भी संसद में जो कुछ कहा है उसकी पहेली सुलझाने के लिए लोग अमेरिका की फाइलें भी खंगाल रहे हैं और इधर भारत की फाइलें भी। दरअसल आज संसद में राहुल गांधी ने महिला आरक्षण संशोधन बिल पर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने एक जादूगर, फिर अपने बचपन के डर, फिर अपनी दादी की सीख यानी इंदिरा गांधी की सीख जो उनकी दादी हैं थी, जैसी कई बातें कही हैं जिन पर सत्ता पक्ष शोर मचाता रहा। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही मैजिशियन और यानी जादूगर और बिजनेसमैन के बीच दोस्ती की बात कही, सत्ता पक्ष में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रेजरी बेंच पर बैठे लोग शायद राहुल गांधी की बातों को बेहतर समझ रहे थे, लिहाजा वो असहज हो गए कि प्रधानमंत्री को क्या मुंह दिखाएंगे और फौरन राहुल गांधी से माफी की मांग की। हालांकि राहुल ने अपनी बात पूरी की और जाते जाते बता दिया कि ये बिल क्यों पारित नहीं हो सकता है, 16 का आंकड़ा इससे कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारी बातें बताने से, इसका जवाब बताने से पहले उन्होंने सवाल छोड़ दिया। अब ये क्या पहेली है, इस पर तो सोशल मीडिया में चर्चा खूब हो रही है। इधर अंतर्राष्ट्रीय गलियारे में चर्चा इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर और हॉर्मुज पर यूरोपीय देशों की बैठक को लेकर भी हो रही है। हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी खबर अभी थोड़ी देर पहले ईरान से भी आई है। हॉर्मुज पे आएंगे, लेकिन उससे पहले ईरान और अमेरिका, जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच इस समय 2 हफ्ते का सीज फायर चल रहा है और अब इजराइल और लेबनान माफी चाहूंगा, लेबनान ने भी इन दोनों के बीच भी, इजराइल और लेबनान के बीच भी सीज फायर का ऐलान हो चुका है। लेबनान में इस बात पर लोग खुश हैं और वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन इजराइल में इस पर विरोध हो रहा है। अपने नेता नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती देख अब इजराइल ने कहा है कि लेबनान में जिन ठिकानों को कब्जे में लेबनान ले चुका है, वहां अपनी सैन्य, लेबनान में ईरान जिन ठिकानों को अपने कब्जे में ले चुका है वहां अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा ईरान। रक्षा मंत्री इजराइल के, माफी चाहूंगा मैं, ईरान, इजराइल, ये सारी चीजें, इतनी सारे नाम इतने हैं कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि इजराइल ने कहा है कि लेबनान में जितने एरिया लेबनान का इजराइल ले चुका है उसको अपने कब्जे में रखेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स, नाम भी देखिए, इजराइल काट्स उनका नाम है। आप लोग कई बार हमारे इस कार्यक्रम में उनका नाम सुन चुके होंगे, इजराइल के रक्षा मंत्री का नाम। उन्होंने कहा है कि सेना जिन इलाकों को कब्जे में ले चुकी है वहां आगे भी बनी रहेगी। वहीं ट्रंप ने हमेशा की तरह इस सीज फायर की क्रेडिट लेने में जरा देर नहीं दिखाई। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया में 9 युद्धों को, 9 जंग को हमने रुकवाया है और यह 10वां है। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, फिर विदेश मंत्री मार्क रोबियो और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन को जिम्मेदारी दी है कि वो दोनों देशों के साथ मिलकर स्थायी शांति समझौते की दिशा में काम करें। अब देखने वाली बात यह है कि युद्ध विराम कब तक कारगर रहता है, क्योंकि इसमें इजराइल और अमेरिका दोनों हिजबुल्लाह से ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमले रोके। लेकिन इजराइल ने जिस तरह नागरिकों पर हमले कर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है। इधर ईरान ने लेबनान में युद्ध विराम यानी सीज फायर का स्वागत किया है। ईरान को स्वागत करना भी चाहिए था और ये स्वागत किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बारे में भी हम बात करेंगे। ये ईरान की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सबसे सामने कौन है आप देख लीजिए। खैर, इधर ईरान ने लेबनान में सीज फायर का स्वागत किया है और इसे कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक सफलता के साथ साथ हिजबुल्लाह के
प्रतिरोध का नतीजा बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि ईरान इस युद्ध विराम को अमेरिका के साथ व्यापक समझ का हिस्सा मानता है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई बातचीत के जरिए बनी। इसके साथ ही बगाई ने जोर देकर कहा कि ईरान लगातार दूसरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध विराम की मांग करता रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद जादेह ने कहा है कि पूरे क्षेत्र में एक साथ युद्ध खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी सीज फायर तभी मान्य होगा जब लेबनान से लेकर रेड सी तक जंग हमेशा के लिए खत्म होगी। इसे उन्होंने ईरान की रेड लाइन बताया है। खातिबजादेह ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऐतिहासिक रूप से खुला रहा है और लंबे समय से सभी के लिए उपलब्ध है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर इस क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। आपको बता दूं कि इजराइल लेबनान में सीज फायर के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें थोड़ी कम हुई हैं, इजराइल और लेबनान में सीज फायर के बाद। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी से ऊर्जा का जो संकट बना हुआ है उस पर अब IAEA ने चिंता जाहिर की है। IAEA मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस पर चिंता जाहिर की है और IAEA के चीफ फातिह बिरोल ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि इसके असर को बाजार कम आंक रहा है और बिरोल ने यह भी कहा कि एशियाई बाजारों में तेल, गैस और ईंधन की नई सप्लाई नहीं पहुंच रही है जिसमें अब कमी दिखने लगी है। और बिरोल के मुताबिक कमज़ोर मुद्रा और सीमित संसाधनों की वजह से गरीब देशों पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर कच्चा तेल रिफाइनरियों तक नहीं पहुंचा तो केरोसिन और डीजल जैसे ईंधनों की कमी हो सकती है और इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। ये बात यहाँ बिरोल कह रहे हैं, IAEA चीफ। वहीं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह लें, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस आज लगभग 40 देशों की एक बड़ी बैठक इनकी अध्यक्षता में होने वाली है और ये बैठक हॉर्मुज में नाकेबंदी और उससे दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहे असर को लेकर होगी। आज शुक्रवार का दिन है और आज ही वहाँ होनी है। इस बैठक में अमेरिका शामिल नहीं है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस बैठक का मकसद समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और यह तय करना है कि जहाज बिना किसी रुकावट के इस रास्ते से गुजर सके। इस बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर कहा है कि उसे हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित आवाजाही बहाल करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस की पहल में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि भारत इस पहल में शामिल होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। क्या यहां भी 16 की पहेली हल होने पर ही जवाब मिलेगा? यह बड़ा सवाल है। ये 16 की पहेली जरा सोचिएगा, क्योंकि यह तो तय है कि अमेरिका को इस बैठक से दूर रखा जा रहा है और क्या अमेरिका को नाराज कर मोदी इस बैठक में जाएंगे या वर्चुअली जुड़ेंगे, यह भी देखना होगा। वैसे मोदी के लिए यह समय बड़ी चुनौती का बन गया है, क्योंकि संसद का विशेष सत्र उन्होंने अपने फायदे के लिए बुलाया था, वो भी बीच चुनाव में। आप जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से 3 राज्यों के चुनाव समाप्त हो गए हैं, 2 राज्य में अभी चुनाव बचा हुआ है, उसमें से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में। लेकिन ये जो बैठक संसद की बैठक सत्र बुलाया गया, स्पेशल सत्र बुलाया गया, उस सत्र में यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, TMC, DMK, शिवसेना, इन तमाम विपक्षी दलों ने महिलाओं के सम्मान और उन्हें आगे बढ़ाने की नीयत पर बीजेपी की पोल खोलकर आज रख दी है। कल से लेकर आज तक 2 दिनों के इस पूरी चर्चा में, और आज राहुल गांधी के मैजिशियन यानी जादूगर वाले बयान ने कैसे हंगामा खड़ा किया है, आइए उसकी बानगी एक देखते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए राहुल गांधी के इस बयान को। जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। अब मैं ये आपको बता क्यों रहा हूं? बिकॉज देयर इज, everybody knows, a partnership between our friend the magician and the businessman. Speaker sir, what has happened? There is a partnership and then there is a hidden power. Massive
extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force that does not show itself, but is there, knows the entire history of the magician. It knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information. तो सुन रहे थे आप यहां पर राहुल गांधी यहां पर मैजिशियन और उस बिजनेसमैन की बात, जैसे ही बिजनेसमैन और मैजिशियन की बात कर रहे थे वैसे ही हंगामा हुआ। वहीं 16 की पहेली पर पत्रकारों ने उनसे जवाब मांगा तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जरा ये सुन लीजिए। दरअसल इन्होंने राहुल गांधी ने अपने भाषण के समापन पे कहा कि आज 17 तारीख है। मैंने देखा मोबाइल उठाकर तो देखा अरे आज तो 17 है, लेकिन कल 16 तारीख, और 16 तारीख को नरेंद्र मोदी भी भाषण देने आए। अमूमन नरेंद्र मोदी आखिर में भाषण देने आते हैं, लेकिन कल क्यों आए भाषण देने, यह भी एक बड़ा सवाल था। और इसके अलावा कल की तारीख में ही इस बिल को क्यों लाया गया, जो 3 बिल पेश किए गए, इस बिल की कहानी क्या है और ये तारीख 16 क्यों है, इन सब इसकी आखिर पहेली क्या है, इसको आप जरा सोचिएगा। एक सवाल छोड़कर जनता के बीच राहुल गांधी चले गए और इसी सवाल, इसी पहेली पर पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से जवाब मांगा तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। पजल है और 16 का नंबर एक पजल है, देश सॉल्व करे, क्या है 16? तो वही तो है, पजल है, थोड़ी बताऊंगा इसका आंसर ऐसे। सोल्यूशन है मिलेगा तो मैं बोल दूंगा यही है। सरकार को तराशी तो ये पहेली है, पजल है और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश लोग कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में। राहुल गांधी ने एक यहाँ पर अपनी तरफ से एक सवाल छोड़ दिया है, उसका जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। इधर डिंपल यादव ने भी साफ कहा है कि किस गारंटी की बात करते हैं। गारंटी तो 2 करोड़ रोजगार और नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म करने की भी थी। जरा सुन लीजिए डिंपल यादव को। गारंटी की बात की जा रही थी कल, गारंटी ये तो समय बताएगा। ये तो गारंटी की बात कर रहे थे। बताइए, आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप आय दुगनी करेंगे हमारे किसान भाइयों की? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी आप 1 पेंशन लेकर आएंगे हमारे नौजवानों के लिए जो शहीद होते हैं? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे? क्या आपने गारंटी नहीं दी थी कि आप मुफ्त सिलेंडर देंगे? क्या आप यूपी में गारंटी देके नहीं आए थे कि होली और दिवाली में आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने का कार्य करेंगे? क्या वहां के आवारा पशुओं को आप उनकी जो समस्या है उसको सुलझाने का काम करेंगे? आपने नोटबंदी में भी गारंटी दी थी कि आप आतंकवाद को खत्म करेंगे। आप सबसे ज्यादा घटनाएं आतंकवाद की अगर हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है। तो सुन लिया आपने यहाँ पर एक के बाद एक, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये तमाम, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई, ये तमाम नेता अपनी अपनी बात यहां रखते हुए और यहां नरेंद्र मोदी को घेरते हुए। इस वक्त जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो संसद में उधर होम मिनिस्टर पिछले लगभग 1.25 घंटे से बोल रहे हैं। 6 बजे से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, अभी भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से चाह रहे हैं, किसी भी ढंग से जो 3 बिल लेकर आए हैं, हाबर ताबर में बिल लाया क्यों गया उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन संसद चले उससे पहले चलेंगे हम उधर, विदेश चलेंगे जहां ईरान की बात होगी। तो आज राहुल गांधी के भाषण से एक बार फिर मोदी सरकार हिली हुई दिखी और उधर इजराइल और अमेरिका भी ईरान की मजबूती के आगे अब टिक नहीं पा रहे हैं। आज ईरान के 3 टैंकर हॉर्मुज से निकले, वहीं ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपने एनरिच्ड यानी यूरेनियम संवर्धन का जो काम है, यूरेनियम का भंडार, एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। तो ईरान ने उस दावे को गलत बताते हुए कहा है कि वह हवाई किला बना रहे हैं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी, ये तीनों दोस्त अपने अपने देशों में ही कैसे फंस रहे हैं, ये आज के घटनाक्रम से काफी हद तक जाहिर हो रहा है। क्या अपने विरोधियों और विपक्ष का सामना ये कर पाएंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चलते हैं, पहले बढ़ते हैं, हमारे तमाम साथियों के बीच आते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अली अदनान जी जुड़े हुए हैं और ईरान की तमाम पहलुओं पर इनसे चर्चा करेंगे। और इधर
हिंदुस्तान में हमारे साथ 5 साथी और हैं। शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत टंडन जी, अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। 16 की पहेली पे जाएं, लेकिन उससे पहले ज़रा ईरान, इजराइल और अमेरिका की पहेली को, थोड़ा सा वहाँ के पजल को ज़रा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले अब्बास अरागची का एक मैसेज, एक ट्वीट आया है सोशल मीडिया पर। लिख रहे हैं अब्बास अरागची कि लेबनान में हुए युद्ध विराम के अनुरूप हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए युद्ध विराम की शेष अवधि के लिए मार्ग पूरी तरह से खुला घोषित किया गया है। देखिए, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जो कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के बंदरगाह और समुद्री संगठन द्वारा पहले से घोषित समन्वित मार्ग पर होगा। यानी ईरान ने अपने पोर्ट्स खोल दिए हैं, हॉर्मुज में जो पोर्ट्स हैं उसको खोल दिए हैं ईरान ने। यहाँ साफ साफ घोषणा इसकी कर दी है ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने। और यहाँ से क्या माना जाए, अली अदनान जी आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, क्या माना जाए यहाँ? और युद्ध विराम वो भी सीज फायर लेबनान और इजराइल के साथ लेबनान के बाद ये घोषणा की गई है। अभी से जब ये कार्यक्रम करने आ रहा था तो लगभग 15-20 मिनट पहले इसकी घोषणा हुई है। इसको कैसे देखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूरेनियम संवर्धन, जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो ईरान कह रहा है कि हम आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है, कह रहे हैं कि दिन में तारे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और तीसरी बात यहाँ पे कि जो डेलीगेशन आया था पाकिस्तान का ईरान, क्या वो खाली हाथ लौट गया है? यहाँ से तो वो वाशिंगटन डीसी जाने वाला था, लेकिन इस्लामाबाद क्यों चला गया? क्या जानकारी है आपके पास? ये 3 सवाल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको और सारे पैनलिस्ट को और तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज है। एक बात की शुरुआत में यही से करना चाहूंगा कि 16 तारीख की पहली में एक पहली ये भी है कि 16 तारीख को मेरी बर्थडे है, तो गुजर गई, जो कि तो शायद हो सकता है कोई इसके बारे में राज हो राहुल गांधी के। आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे 16 तारीख का। और 16 तारीख देखिए आपका जन्मदिन, उसके लिए भी जाना जाता है। 16 तारीख को लेकर अभी बहुत कुछ है, लेकिन अली अदनान साहब जी, बस ये है कि देश के लिए भला हो और हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़े, ये तमाम चीज आती रहती है। लेकिन मैं आपको जो है ना, ये असमें ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है ना, हम लोग जब तक इसको सिर्फ और सिर्फ सियासत की निगाह से देखेंगे तो हम बहुत कुछ पीछे छोड़ जाएंगे, हमें बहुत कुछ और उसके लिए समझना पड़ेगा। इमाम खुमैनी की, जो कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने कहा था कि जितना भी, जिस किस्म का भी तुमको दर्द हो, जो भी तुम्हारा दर्द है, तुम अमेरिका के सर पे लाके फोड़ो। यानी मुराद वो अमेरिका की लॉबी और अमेरिका का पूरा पीछे का जो सिस्टम है। तो आज इस दुनिया में जो कहीं भी तकलीफ है, चाहे वो हमारा उसमें हिंदुस्तानी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमको अमेरिका शामिल नजर आता है। और ये बात भी हमको देखने को मिलती है कि अमेरिका की तरफ से जो पिछले इस 50-60 सालों में, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो दुनिया में एक तरह की लॉबी, एक तरह का वर्ल्ड वॉर, एक तरह का वर्ल्ड ऑर्डर जो लाया गया है, वो अपने आप में खतरनाक और एक जो है हसास है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो बताती हैं कि इस वक्त जंग जो है वो किस मोड़ पर आगे बढ़ रही है। इमाम खुमैनी ने एक और बात भी कही थी कि अमेरिका जो है वो कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़े जुमले हैं ऐसे कि जैसा लगता है कि बस यूं ही इसके लिए कोई तहलील होनी चाहिए। आज जब 48 दिन की जंग के बाद अमेरिका हमें हर एक कदम पर पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि वाकई अमेरिका कुछ नहीं है और कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की 12 अप्रैल की रिपोर्ट से एक बात कहते हुए आगे बढ़ूंगा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका 4 फ्रंट पे अमेरिका हार रहा है। सबसे पहला जो फ्रंट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, कि हमने देखा कि अमेरिका ने जंग की शुरुआत ये कहकर की थी कि हम ईरान में तख्ता पलट करेंगे, हम ईरान की हुकूमत बदल देंगे, लेकिन बजाय इसके कि ईरान की हुकूमत नहीं बदल पाए, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान की हुक्मरानी जमा दिया उन्होंने और कहीं से भी जब वो छुड़ा नहीं सके।
दूसरा, आप देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब से ईरान के पास बागडोर आई है तब से फायदा कितना हुआ है। हमारा हिंदुस्तान की जो पिछले 2019 से अमेरिका के दबाव में 7 साल से ईरान से तेल नहीं ले रहा था, इस पिछले 20 मार्च से अब तक उसने 4 मिलियन बैरल जो है वो उसने ईरान से तेल लिया है। तो एक फायदा ये कि जब रेसिस्टेंस आके कंट्रोल करता है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या बाब अल मंदब हो, तो फायदा जो है इंसानियत का होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अमेरिका पाबंदी लगाता है, तो हमने देखा कि लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से लेकर 2021 इस 50 वर्ष में सिर्फ अमेरिकी और यूरोपियन सैंक्शन की वजह से 3 करोड़ 80 लाख लोग इस दुनिया में मारे गए हैं। तो पाबंदियों का कितना फर्क होता है। दूसरी एक मुकाम जो हारने की जो बयान की गई वो जो है अमेरिका मिलिट्री और सैन्य शक्ति में ईरान से हार गया। आपने देखा कि कहां जो है हम जमीनी ट्रूप उतार देंगे, हमारे पास तो F-35 हमारे हवाई जो फोर्सेज है बहुत ही खतरनाक है। एयरफोर्स का कितना नारा था, हमारा F-35 दिखता नहीं है, रडार में नहीं आता है, उन सबको गिराया। यहां तक कि अगर आपको खबर हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट के लिए जो इनका USS जॉर्ज बुश जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था, बजाय इसके कि वो रेड सी से स्विस कनाल से होता हुआ, रेड सी से होता हुआ बाब अल मंदब को खुलवा कर वो आपके गल्फ ऑफ ओमान पर पहुंचता, वो डर गया बाब अल मंदब के छोटे से अंसारुल्लाह से। वो घूम कर पूरा अफ्रीका घूम के वो अफ्रीका के नीचे से आ रहा है। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, वो हर मुकाम पे अपने आप को हारता हुआ और छुपता हुआ दिख रहा है। अब इस हार से निकलना है। तीसरी हार क्या है, आपने देखा कि डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है इनके खुद के अमेरिका के एलाइज के दरमियान, कि आज यूके की जो 40 मुल्कों के दरमियान आके वो सबमिट करने जा रहा है कि भाई हमें बाब अल मंदब या हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ऐसा समझौता करना पड़ेगा कि ताकि हम अपना फायदा उठा सके और अमेरिका को इससे अलग थलग रखा जाए। यहां तक कि जो आपके ये टोटल एनर्जी के CEO हैं, उनका ये बयान, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से बेहतर ये है कि हम फीस देकर वहां से अपना तेल निकलवाएं। और चौथा और आखिरी मॉरल हार, नैतिक हार, कि जब आपने इस जंग की शुरुआत में तमाम तर उसूल और पाबंदियों को तोड़कर, तमाम तर कानूनों को तोड़कर आपने 168 बच्चियों पर हमला किया, मेज पर बैठे हुए ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने मार दिया, तो आप मॉरल तरीके से भी हार गए। तो ये हार बता रही है कि अब आपको इस हार से निकलना है। आपने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आपने अपनी मिलिट्री ताकत का पूरा ताना बाना बिछा दिया। जब आप नहीं जीत पाए ईरान से, तो अब आपके पास एक रास्ता बचता है, वो भी है डिप्लोमेसी का, जिसमें खुद ईरान पिछले 47 साल से हीरो है। तब आपने डिप्लोमेसी का जब रास्ता अख्तियार किया, सारे मुल्कों के पास आप गए, सारे मुल्कों ने आपको मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आने वाले हैं। हत्ता आपके यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया, तो आपने रिक्वेस्ट की, ये पाकिस्तान के नेता का बयान है कि आपने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से कि हमारी जो है ईरान से नेगोशिएशन करवा दो। अब जब नेगोशिएशन ईरान की अपनी शर्तों पर होती है, तो आपने देखा कि जो आपका असल सवाल था कि ये जो लबनान में सीज़फायर हुआ है, ये दरअसल अमेरिका की हार है। क्यों? क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि हमारी प्री शर्त ये कि आप लबनान में अगर सीज़फायर करेंगे और हमारे फ्रीज एसेट्स को छुड़वाएंगे, तो ही हम आपसे आके सीज़फायर करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। शुरू में इस्राइल के दबाव की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिर में आके आपको हिजबुल्लाह से सीज़फायर करना पड़ा, वहां जंग रोकनी पड़ी। और इसका क्रेडिट भी हमारे महामानव ने अपने ऊपर ले लिया कि इसको भी मैंने 9 जंग अब तक रुकवाई है, मैं 10वीं जंग रुकवाने जाऊं ताकि मुझे जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। अभी भी इनको इसकी उम्मीद है कि जंग करवाएंगे तब भी हमारा फायदा, तब भी हमारा नाम होगा, जंग रुकवाएंगे तब भी हमारा नाम होगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से इनकी शख्सियत मिलती जुलती नजर आती है। बस मैं यहाँ से इसको जोड़ता चलूं कि इस वक्त की जो लबनान में सीज़फायर हुआ है, ईरान का जो अभी अराक्ची साहब ने बयान दिया कि लबनान में सीज़फायर जब तक 21 अप्रैल तक के सीज़फायर तक का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मल तरीके से खुला रहेगा। हम ये आखिर में आके बस बयान करूंगा, भूल ना जाएं कि हिजबुल्लाह पर पिछले 1.5 साल से कितने बड़े पैमाने पर हमला हुआ। साउथ लबनान में 50% एबव आबादी है कि जो सड़कों पर है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो मामला कहां पर है? असल जंग क्या है? असल जंग तेल की नहीं है राजीव जी, असल जंग जमीन की नहीं है राजीव जी, असल जंग है स्वाभिमान की, असल जंग है नैतिकता की, असल जंग है अनकंडीशनल सरेंडर की।
ट्रंप को तेल नहीं चाहिए, ट्रंप को ईरान से कोई ऐसा सामान नहीं चाहिए, बल्कि अनकंडीशनल सरेंडर। तो ईरान ने, लबनान ने और पिछले 2.5 साल से ये हमास और ये फिलिस्तीनियों ने बता दिया कि हम पर कितना भी आप जुल्म कर लीजिए, हमको आप घरों से निकाल दीजिए, हम पे आप बमबारी कर दीजिए, हम अपने स्वाभिमान और हम अपने जो हमारी खुद की जमीन की रक्षा है, जो हमारा अपना खुद का अधिकार है, इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सारा मामला अनकंडीशनल सरेंडर का है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, सीधे इधर संसद चलते हैं। एक जंग संसद में भी चल रही है और वोटिंग हो रही है। ये जो बिल लाए गए, महिला आरक्षण बिल के को बार बार बोला गया, लेकिन इसमें परिसीमन का मामला भी था। और ये सामने है, जरा स्क्रीन को, इसको फुल स्क्रीन ले आइए। ये सामने अभी वोटिंग हुई है। वोटिंग में 489 वोटर्स हैं यहाँ पे, यानी सांसद हैं। इन सांसदों ने अभी वोट दिए। इसमें से आइज यानी इसके पक्ष में 273 और विपक्ष में 211 वोट यहां पड़े हैं। और 211 वोट पड़ने का मतलब है साफ साफ कि ये बिल यहां पास नहीं हो पाया है। ये यहां पर है संसद में, जरा संसद की कार्यवाही आवाज अब यहां पर मत विभाजन की अभी देखते हैं क्या कुछ है, वहां से क्या आता है। जरा साउंड के साथ सीधे संसद भवन चलते हैं। संसद में क्या चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट, एक जंग संसद में भी। और थोड़ी देर पहले यहां पर देश के गृह मंत्री अपनी बात रख रहे थे और वो कह रहे थे कि विपक्ष हमें मौका दे, विपक्ष हमें मौका दे। यहाँ कह रहे थे कि विपक्ष मौका दे, और लेकिन विपक्ष के साथ पहले जब बात होनी चाहिए थी तब बात नहीं हुई। और अब जब बात हुई है, क्योंकि 182 वोट पड़ने का मतलब था विपक्ष की तरफ से, मतलब था कि इस बिल का गिर जाना। और यहाँ 182 नहीं बल्कि 211 वोट पड़े हैं विपक्ष की तरफ से ये बिल पास। क्योंकि इस बिल को ये जो बिल है ये संविधान संशोधन बिल है और इसमें 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3, और 2/3 के आंकड़े के दूर दूर तक विपक्ष सत्ता पक्ष जो है, आइज वाले जो यस वाले जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। 278, चलिए कम से कम 272 के ऊपर तो है विपक्ष। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जहां व्हिप जारी है और वहां पर जरा जल्दी से, अदनान साहब आपको रोकना चाहूंगा, जल्दी से जरा यहाँ शकील जी को ले आइए, शकील जी को जरा ले आइए स्क्रीन पे। शकील जी से पूछता हूँ, शकील जी ये अभी और जरा स्क्रीन पे ले आइए, हमारे और शकील जी के बीच में जरा स्क्रीन पर ले आइए, क्या चल रहा है वहां पे। जरा शकील जी आपसे समझना चाहूंगा, अभी अभी आप आए भी हैं संसद से, और चूंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आज की तारीख में है भारत के हिसाब से, भारत के लिहाज से। यहां आपने देख लिया आइज 278 और नोज जो हैं 211, इसको कैसे देखा जाए? अभी जो राहुल ने कहा था वही हो रहा है। राहुल ने कहा था अभी कुछ ही देर में हम इस बिल को गिराने वाले हैं, अभी हराएंगे, और वही हुआ है। अभी ये फाइनल हो सकता है कि नहीं हो, ये फिर से एक बार काउंटिंग होगी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें हेर फेर आता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये करीब करीब स्पष्ट हो चुका है कि 131वां जो संविधान संशोधन विधेयक था परिसीमन के लिए, जिसमें 850 सीटें करना चाह रही थी बीजेपी, उसको संसद ने पास करने से इनकार कर दिया है। संसद ने उसको पार नहीं किया है, क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक जो है 2/3 बहुमत से ही पास हो सकता है, और दोनों सदनों में उसको अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। तो अभी लोकसभा में ही नहीं हुआ, जब लोकसभा में पास नहीं हुआ तो वो कल राज्यसभा में नहीं जाएगा। लेकिन अभी हमें थोड़ा डिटेल का इंतजार करना पड़ेगा कि क्या डिटेल इसकी आती है, ये कौन सा नंबर आता है। 3 बिल थे ये इसमें से इन्होंने भी कौन सा बिल पेश किया है, ये किस बिल की काउंटिंग आ रही है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि आज जो है संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होने वाला है, और इसीलिए सरकार ने सुबह बहुत जल्दी में जो 2023 में विधेयक पास था महिला आरक्षण का, उसको नोटिफाई करवा दिया था। उसको नोटिफाई करवाने का मतलब था, जो राहुल मांग कर रहे थे कि आप 2023 का बिल पास करवा दीजिए, उसे लागू करने के लिए कहिए, हम अभी 1 सेकंड में, विदिन 1 सेकंड आपको समर्थन देने जा रहे हैं। जो 543 सीटें हैं उसमें आप 1/3 महिला आरक्षण दे दीजिए, किसी को कोई एतराज नहीं है। और अभी भी हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, कोई विरोध नहीं कर रहा, हम इसके शुरुआत करने वालों में से है। लेकिन आप जो है देश को एक नई मुसीबत की तरफ ढकेल रहे हैं,
दक्षिण और उत्तर के बीच में झगड़ा पैदा करवा रहे हैं। तो इसलिए अभी जो है इस बिल का पास होना मुश्किल है, किसी भी तरह से संभव नजर नहीं आ रहा है। जी, ये बिल, और इसमें हम लोग अभी देख रहे थे कि 278, प्रशांत जी। मौजूद संसद सदस्यों के, मौजूद लोगों में 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो मौजूद कितने थे? 489 और उस 489 का 2/3 होगा 326। 48 वोट कम है। तो ये संविधान संशोधन विधेयक, जैसा शकील जी ने बताया, ये इस नंबर के हिसाब से पास नहीं हो रहा है। अब ये अलग अलग बिल आएंगे, 3 बिल होंगे, फिर वोटिंग होगी, लेकिन ये नंबर ज़्यादा बदलेगा नहीं, ये नंबर यही रहेगा। यानी 278 जो नंबर है वो 48 से कम है 326 जो 2/3 होता है। जी, 326 होता है। जी 326 चाहिए सत्ता पक्ष को, मोदी सरकार को 326 वोट। मोदी सरकार यहां संविधान संशोधन जो 131वां 131 जो संशोधन है, उस संशोधन को यहां मोदी सरकार पास नहीं करवा पाई। ये पहला इनका संशोधन बिल गिर गया। पहली ये बड़ी हार है संसद के अंदर, लोकसभा में नरेंद्र मोदी की सरकार की। क्या शकील जी ये पहली हार है अगर देखा जाए तो, इस ढंग से इतनी बड़ी हार? नहीं, इससे पहले राज्यसभा में एक बार विपक्ष इसी तरह मोदी सरकार को हरा चुका था। सीताराम येचुरी ने इसकी पूरी तैयारी की थी और इसको हम लिख भी चुके हैं। बहुत बड़ी हार हुई थी राज्यसभा में मोदी सरकार की। और दूसरी बार ये आज हार हो रही है, लेकिन ये 10वीं बार या 20वीं बार गिनती आप करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि जो राहुल ने कहा है वो हुआ है। राहुल ने अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में ये बोलते हुए कहा था कि नहीं होने देंगे, स्पष्ट शब्द बिल पास नहीं हो सकता, बिल पास नहीं होने देंगे। और अभी उनका कहना था, वो शब्द हम दोहरा देते हैं, अभी आधे घंटे के अंदर हम इसको हरा देंगे। और वो हो गया। क्यों? ये जो 16 नंबर है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, हम बाद में बताएंगे, खैर अभी बीच में याद आ गई उसकी, बाद में बताएंगे। तो ये जो है आज राहुल का भाषण जो है, उसने इस बात को करीब करीब कंफर्म कर दिया था। विपक्ष ने उनका जिस तरह साथ दिया था, पूरा विपक्ष एक साथ था। इससे पहले सुबह जो है एक मीटिंग विपक्ष की हुई थी, उसमें सबने ये तय किया था कि हम एक साथ होके वोट देंगे। सरकार ने बहुत कोशिश करी और अभी भी सरकार जो है, कल मोदी जी कह रहे थे कि टेक्निकल टीमें जाते हैं, टेक्निकल मामले लाते हैं। ये भी कोई टेक्निकल मामला लाने की सुबह से कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल मामला सरकार अभी लाने की कोशिश कर रही है। किसके लिए? फेस सेविंग के लिए। अभी आपने कहा कि पहली हार है, इस हार को बर्दाश्त करना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल है। राहुल ने जो कहा था आज, वो 16 नंबर हमें इसलिए नहीं याद आया कि उन्होंने कहा था डरे हुए, घबराए हुए प्रधानमंत्री थे कल 16 तारीख को। और वास्तव में कल उनका भाषण जो था, जो हमने बताया भी था आपको, शॉर्टेस्ट 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट से कम कभी नहीं बोलते। इस छोटे भाषण से ही लोगों को आभास हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में आज पत्ते नहीं हैं। और अभी आज भी बड़ी तादाद में महिलाओं को लाया गया था, नारे लगाते हुए महिलाएं आ रही थी। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, जिससे ये लगे कि वो तो कोशिश कर रही थी मगर कांग्रेस ने नहीं होने दी। लेकिन कांग्रेस बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, देख लीजिए। जी हाँ, जब वोट देने आना जरूरी था, क्योंकि एक एक वोट की कीमत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को इसलिए आना पड़ा, नहीं तो प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं आते। जब राहुल बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, अमित शाह जी भी नहीं आए, बीच में राजनाथ सिंह, उन्हीं को पहुंचा दिया जाता है, राजनाथ सिंह जी हैं इस काम के लिए, वो आए थे। तो वोट जरूरी है, एक एक वोट की कीमत है, इसलिए प्रधानमंत्री जी आए थे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि राहुल ने आज बड़े स्टोर पे कहा कि बिना ओबीसी के हम इसको पास नहीं होने देंगे। राहुल के आज भाषण में बहुत ही इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो मैजिशियन का कहा, जो बिजनेसमैन का कहा, वो तो सब कहा ही उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये देश के जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्टोरल मैप है, उसको बदलने की साजिश है।
हम अपने दक्षिण के भाइयों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने सवाल किया। आज एक बात और बता दें आपको, बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ जो यहाँ दिख नहीं रहा होगा। खाली लोकसभा अध्यक्ष का चेहरा दिखाते हैं यहाँ पे तो शायद, और वो राहुल का दिखा देते हैं कभी बीच में, या जब राजनाथ सिंह जी बोलते हैं वगैरह। लेकिन आज बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष का जवाब जो है विपक्ष ने बहुत जोरदार तरीके से दिया। पूरा विपक्ष एक होके सत्ता पक्ष के सदस्यों पे हावी दिख रहा था और लोकसभा अध्यक्ष को एक बार तो ये कहना पड़ा कि आप बोलो या न बोलो, सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करके कि आप राहुल का विरोध नहीं कर पा रहे हो, आप राहुल को नहीं रोक पा रहे हो, मगर मैं रोकूंगा। जी जी जी, वो खुद रोकने के लिए आ गए। बोला उन्होंने, जो काम सत्ता पक्ष का था, अध्यक्ष का वो काम होता नहीं है। तो ये आज बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। राहुल ने बहुत गिन गिन के वार किए हैं और राहुल जैसा कि जाहिर है कि बिना डरे हुए, बिना सहमे हुए और बिना, हाँ ये और बता दें आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिना नोट्स के ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। कोई नहीं बोल पाता है इतना बड़ा भाषण बिना नोट्स के। राहुल बोलते हैं, राहुल के ऊपर ये तमाम इल्जाम लगाते हैं, राहुल ऐसे, राहुल वैसे। राहुल की तरह ये भाषण कोई एक दे के दिखा दे, नहीं बोल सकते हैं। तो राहुल ने आज सारी बातें बोली, लेकिन अभी हम इस सब का इंतजार करेंगे। हमारे प्रोग्राम के बीच में ही शायद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले राउंड में, यहाँ पर पहले राउंड में, अभी 3 राउंड में होना है, ये वोटिंग होनी है। पहले राउंड में मोदी सरकार बुरी तरह हार चुकी है। 326 वोट चाहिए 2/3 संविधान संशोधन के लिए, लेकिन 326 नहीं बल्कि यहाँ पर 278 पर अटक गई नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान यहाँ लोकसभा में। और लोकसभा में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से पहली बार ये बड़ी हार है, क्योंकि अभी तक जोड़ तोड़ करके जैसे भी के प्रकार नरेंद्र मोदी अपने काम को करवा लेते थे और बिल पास करवा लेते थे, लेकिन यहां बहुत मुश्किल हो रहा है। एक कमेंट लेना चाहूंगा अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे, इस पर और खासकर संसद में और राहुल गांधी का भाषण कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, जब भी कोई आप टीम कोई ऐसा मैच खेलते हैं जिसमें ग्रुप एफर्ट होता है, हमेशा आपका मकसद ये होता है कि जो विपक्षी है उसकी टीम के अंदर कंफ्यूजन हो जाए और आपकी टीम जो है एकजुट होकर लड़े। जैसे ईरान और हम लोग इजराइल और अमेरिका की बात करते हैं, तो ईरान की सफलता का मात्र एक कारण है उनका एकजुटता है और अमेरिका इजराइल में एकजुटता नहीं है। देखिए, इस पर्टिकुलर मसले में भारतीय जनता पार्टी ने गलती क्या की, उन्होंने इंडिया गठबंधन को तो एकजुट कर दिया। आपने देखा कि बीजेडी जो पिछले 11 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के साथ बीजेडी ने समझौता करने की कोशिश थोड़ा चलते हैं, संसद चलते हैं स्वामी जी, संसद चलते हैं, संसद में चलिए सुनते हैं। जी हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। अतः संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 तथा परिसीमन विधेयक 2026 के संबंध में आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, besides the Constitution 131st Amendment Bill, we have 2 other bills, namely the Union Territories Laws Amendment Bill 26 and the Delimitation Bill 2026, which are intrinsically interrelated with the Constitution 131st Bill. So it cannot be viewed from the isolation. इस दृष्टि से माननीय सभापति महोदय, जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को
अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। अब सभा की कार्रवाई आगे दो शेष जो बिल्स है उसको आगे नहीं बढ़ाने का मैं अनुरोध करता हूं। सभा की कार्रवाई कल दिनांक 18 अप्रैल 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुन लिया आपने, यहां साफ साफ जो दो बिल आगे के हैं उसको आगे बढ़ाने का मतलब उसको विड्रॉ कर लिया और यहां पर संविधान संशोधन, डिलिमिटेशन, परिसीमन का और उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी उसमें भी, यानी जो तीन मुख्य रूप से तीन विधानसभाएं हैं जिसमें दिल्ली है, यूटी दिल्ली, यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी उधर पुदुचेरी, ये तीनों विधानसभा में 33% आरक्षण, इन सबको, और उसमें भी संविधान संशोधन का बिल गिर गया है। और बिल गिरने के बाद क्योंकि विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं, 230 और 298 वोट पड़े इधर सत्ता पक्ष में, जो बताया अभी ओम बिरला ने। और इसके बाद साफ साफ दिखाई दिया कि 2/3 जो बहुमत चाहिए था वो 2/3 बहुमत नहीं आने के कारण यहां सत्ता पक्ष की बुरी हार हुई है। अब हालांकि कहने के लिए जो भी ये कह रहे थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें यहां पर साफ साफ समझ में आती हैं। राहुल गांधी ने आज शानदार भाषण दिया है, ये सब आप लोगों ने देखा है। और इसके साथ सरकार को नहीं मिला 2/3 बहुमत, और बहुमत नहीं मिलने के कारण यहां संसद में मोदी सरकार की बड़ी हार हुई है। संसद में मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार यहां पे। और आगे जो महिला संशोधन, महिला नारी शक्ति जो बंधन बिल जो है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसमें जो संशोधन करना था उसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया। यहां पर साफ है कि अब यहां से सरकार साफ साफ बैकफुट पे नजर आ रही है। और 16 का जो आंकड़ा, और जिसके बारे में राहुल गांधी जो पजल, जो पहली की बात कर रहे थे, उसके बारे में अभी तो कुछ खबर नहीं है। लेकिन लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल, और यहां से एक बड़ी हार नरेंद्र मोदी सरकार की। तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी का, इस तीसरे टर्म में पहली बार, अभी तक पहले और दूसरे और ये तीसरे, अभी तक लोकसभा में नरेंद्र मोदी की कभी भी इतनी बड़ी हार नहीं हुई थी। जो भी बिल लेके आते थे इन प्रकार पास करवा लेते थे, लेकिन इस बिल को पास नहीं करवा पाए। और इसके कारण जो दो बिल गिर जाने के बाद तीसरे बिल पर साफ साफ सरकार ने कह दिया कि हम उसको विड्रॉ करते हैं, उसको आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। और यहां आपने देख लिया कि पूरा जो सत्ता पक्ष है वो कैसे बहुत ही दबाव में, प्रेशर में नजर आ रहा था, झुका हुआ नजर आ रहा था। जल्दी जल्दी कमेंट लेंगे। अली अदनान साहब आप भी बने रहिए, जरा इस पे आएंगे, ईरान पे भी आएंगे, इधर भी बात करेंगे जरा। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप अपनी बात रख रहे थे, जरा आपके पास आता हूं। सुनील जी हैं, प्रशांत जी हैं, तमाम साथी, शकील जी लगातार संसद में और संसद से ही भागे भागे आ रहे थे। शाम को जब मैं बोला कि आप लौट के आइए जल्दी से, तो भागे भागे संसद से आए हैं, तो इनसे भी समझेंगे। लेकिन स्वामी जी, देखिए राजीव जी, ये शुक्ला जी जानते होंगे, सुनील जी जानते होंगे, हमारे प्रयागराज की एक कथन है, बहुत शोर सुना था बंदर की पूंछ का, पास जाके देखा तो रस्सी बंधी थी। देखिए यही अमेरिका, इजराइल और ईरान के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, और यही भारत अपने देश के अंदर हो रहा है। देखिए वास्तविकता यह है, जैसे मैं कह रहा था कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करना था इंडिया गठबंधन के अंदर, आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया एनडीए के अंदर। अब टीडीपी की परेशानी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। अब टीडीपी अगला इलेक्शन कैसे लड़ेगी? वाईएसआर कांग्रेस के लिए आपने परेशानी क्रिएट कर दी, जो आपकी बीआरएस के लिए आपने परेशानी क्रिएट कर दी। क्योंकि मानी बात है कि साउथ के साथ जो अन्याय हो रहा था, ये साउथ की आपकी एसोसिएट्स आपका साथ कब तक दे पाएंगी, कैसे दे पाएंगी? बीजेडी ने पहली बार इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग के लिए अपनी स्वीकृति दी। इसका मतलब ये पटनायक साहब भी समझ गए उनके साथ अन्याय हो रहा है। और देखिए इतना कच्चा खेला है, हम तो सुनते थे चाणक्य हैं, इतना कच्चा खेल खेला है। अब ये देखिए, जब कल्याण वो अपना टीएमसी वाले सांसद बोल रहे थे, जब उनसे कहा गया, उन्होंने आंकड़े दिए, लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की संख्या 14% है और राज्यसभा के अंदर 17% है।
जब भारतीय जनता पार्टी वालों ने टीएमसी वालों से पूछा कि आप बताइए टीएमसी के अंदर कितनी है, उन्होंने बताया 37% लोकसभा के अंदर है और 44% राज्यसभा के अंदर है। माने 33% का रिजर्वेशन जो आप दे रहे हैं वो तो टीएमसी ऑलरेडी दे चुकी है। देखिए सीधी सी बात है, नारी कल्याण के लिए, नारी वंदन के लिए आज के तारीख में 2023 में ही जो अपोजिशन ने कहा था 543 सीटों में 1/3 का रिजर्वेशन कर दीजिए, बहनें मां वहां पे आए बैठें, क्योंकि मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत मेरा ये विचार है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं ज्यादा कार्यकुशल होती हैं और ज्यादा ईमानदार होती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से आना चाहता हूं एक शकील जी क्या कुछ है खबरें हैं आपके पास? और ये इसमें देखिए, पहला जो परिसीमन बिल, डिलिमिटेशन बिल गिर गया, संविधान संशोधन बिल गिर गया, ये जो महिला आरक्षण बिल है उसको लेके ही नहीं आए, उस पे इन्होंने वो नहीं किया, वोटिंग नहीं करवाई, उस पर वोटिंग नहीं करवाई। हालांकि सब जगह बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है महिला आरक्षण बिल विपक्ष के कारण गिर गया। लेकिन क्या है जानकारी शकील जी? आवाज नहीं आ रही शकील जी आ रही, ठीक है, क्लियर। राजीव जी, सरकार ने हार स्वीकार कर ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पे कहा कि बिल गिर गया है। अब वो उसके बाद चाहे जितनी बातें करें उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। लोगों को याद सिर्फ इतना रहेगा कि थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि हम इस बिल को गिरा देंगे, हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये बिल महिला आरक्षण के लिए नहीं आ रहा है। ये बिल देश के इलेक्टोरल मैप को चेंज करने के लिए आ रहा है, देश का जो चुनावी नक्शा है उसको बदलने के लिए आ रहा है। ये दक्षिणी राज्यों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है जिसे हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। सबसे खराब हार वो मानी जाती है कि सरकार जो है आधी लड़ाई छोड़ के भाग जाए। इसके बाद 2 और बिल थे, लेकिन सरकार उन्हें पटल पे रखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई और संसद की कार्रवाई तत्काल स्थगित कर दी गई कल तक के लिए। हालांकि कल के लिए कोई काम बचा नहीं है, कल कोई काम नहीं होगा। हमने जैसा कि बताया 2 दिन से बड़ी भारी तादाद में महिलाओं को बीजेपी ला रही थी, नारे लगाते हुए आ रही थी। कल तो जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो जो दर्शक दीर्घा में महिलाएं बैठी थी उनके चित्र दिखाए जा रहे थे, मगर आज जब राहुल बोल रहे थे तो टीवी पर आप लोगों ने एक बार भी महिलाओं के चित्र नहीं देखे होंगे। जबकि महिलाएं जो थी, जो आई हुई थी, उनकी बड़ी तादाद राहुल के भाषण से बहुत उत्साहित थी और वो कह रही थी कि राहुल गांधी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये महिलाओं के लिए बिल नहीं है, महिलाओं के लिए तो सोनिया गांधी जी बिल 2010 में जिसे उन्होंने पास भी करवा दिया था राज्यसभा में, अगर हो जाता तो अभी तक 3 बार लोकसभा के अंदर हमारी संख्या बढ़ के आ चुकी होती, में आ चुकी होती। तो नैरेटिव का खेल जो मोदी जी खेलना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि दिखाया, इस समय जो मोदी जी की तस्वीर दिख रही, चाह की तस्वीर दिख रही थी, पहली पंक्ति की बेंचों पे बैठे हुए थे, वो तस्वीर जो है लोग भूलेंगे नहीं। वो गहरे अवसाद की थी, वो निराशा की थी। और जो राहुल गांधी ने कहा था कि कल 16 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, वो थके हुए थे, उनके चेहरे पे कोई आभा नहीं थी, उनके चेहरे पे घबराहट थी, वही आज दिख रही थी। तो ये साबित हो गया कि एक बहुत बड़ा दांव खेलने की तैयारी वो कर रहे थे। लेकिन राहुल ने क्या कहा था कि मैजिशियन का जादू खत्म हो गया। सारा हंगामा इसी बात पे हुआ जी। राहुल ने कहा मैजिशियन का जादू खत्म हो गया, मैजिशियन खत्म हो गया। राहुल के शब्द से बहुत हंगामा हुआ, क्या कह रहे हो आप? राहुल ने कहा मैजिशियन खत्म हो गया, जादू ही खत्म हो गया और मैजिशियन जादूगर भी खत्म हो गया। तो मोदी के लिए ये वाटरलू साबित होगा। वाटरलू हमारे दर्शक जानते होंगे, नेपोलियन बोनापार्ट की आखिरी हार। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट बहुत बड़ा सेनापति था, बहुत बड़ा सेना नायक था, उससे दुनिया के किसी और आदमी की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन मुहावरे के तौर पे वाटरलू का इस्तेमाल होता है, तो हम कर रहे हैं कि उसके बाद नेपोलियन का सारा वैभव, सारा तेज, सारा अंत हो गया था, खत्म हो गया था, अंत हो गया था। जी जी राजीव जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी, ये इस पे संसद में क्या आपको उम्मीद थी हार होगी यहाँ पे? जी, उम्मीद तो ही समय थी जब इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मतदान हुआ था। उस मतदान की संख्या आप देख लीजिए, तब उसी समय क्लियर हो गया था कि पास होने वाला नहीं है।
और यह कहना कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, यह गलत है। ये तो सरकार का नैरेटिव है। जी जी बिल्कुल। यह बिल था परिसीमन का। महिला आरक्षण बिल तो संसद पास कर चुकी है, सर्वसम्मति से पास कर चुकी है, उसमें तो किसी ने विरोध नहीं किया। आज भी नेता विपक्ष ने संसद से बाहर निकल के कहा कि अगर सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो आज और अभी प्रस्ताव लेकर के आए। पूरा विपक्ष उस विधेयक के साथ मौजूद खड़ा है, कोई विरोध नहीं है। इस 2 दिन के बहस में आप एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने महिलाओं के आरक्षण को लेकर कोई विरोध किया हो। एक, किसी का भी। सबने खुलकर के समर्थन किया। पहली लाइन अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। तो यह जो कहना कि महिला आरक्षण विधेयक गिर गया, ये बिल्कुल गलत है। और जो बातें कही जा रही थी कि प्रदेश के संघीय ढांचे को प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही सरकार की ओर से, वो गिर गया, वो प्रयास विफल हो गया। विपक्ष ने बहुत ही संगठित होकर के इसका विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के नाम पर बहुत ज्यादा संसदीय परंपरा को और संसदीय व्यवस्था को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करती रही है। आज जो गृह मंत्री का भाषण था, गृह मंत्री, आप जो सवाल लोग के जो संसद के सदस्यों ने सवाल उठाए, जब विपक्षी नेताओं ने भाषण, आप कितने गंभीर मिले आरक्षण को लेकर के, जब संसद में बहस हो रही थी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं, जब बहस चल रही थी तो अधिकांश समय गृह मंत्री मौजूद नहीं। ये किस तरह की गंभीरता आपकी है? और आप सवाल उठाते हैं विपक्ष के नेता के ऊपर कि आप गंभीर नहीं है और आप ये नहीं है और आप वो नहीं है। सवाल यह है कि जितनी आशंकाएं विपक्ष के नेताओं की थी उन आशंकाओं का जवाब देते आपका लोगों ने कहा कि आप परिसीमन करना चाहते हैं। सवाल आपने कहा कि नहीं साहब मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे आपकी बात 1 मिनट रोकना चाहूंगा सुनील जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी बाहर निकलकर क्या कुछ कहा है? राहुल गांधी ने संसद से बाहर निकल के सुनिए जरा। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं भी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? 16 का क्या मतलब है? मोदी जी का चेहरा देखा जी। स्वाभाविक सी बात है ना, आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा था विपक्ष ने उसको धराशायी कर दिया जी। आप महिलाओं को अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए। 2026 के विधेयक को यही विपक्ष एक स्वर से पारित किया। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात करने वाला विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठाया और आपने उसको एक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। जनगणना होगी, परिसीमन होगा, ये होगा, वो होगा, आपने उस सब कुछ लटकाया। और आज जब आप विधेयक लेकर के आ रहे हैं उसमें भी आप कुछ लेकर के चले आए। अब आज ही विधेयक लेते लाते कि जो वर्तमान लोकसभा की सदस्य संख्या है उस सदस्य संख्या के ऊपर तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण भी लागू किया जाता है। लेकिन बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी इसलिए नहीं कर सकती कि अगर आप 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं उनमें से बहुतों का टिकट कटेगा, बहुतों का टिकट कटेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली पार्टी बीजेपी होगी। इसीलिए बीजेपी सदस्य संख्या बढ़ा करके इसको लागू करना चाह रही है। इसके पीछे भी राजनीति है। ये जितनी बात लोग कह रहे हैं सच्चाई वो नहीं है भाई। अगर आप देना बिल्कुल दे दीजिए ना, कौन आपको मना कर रहा है? और आप अपने संगठन में राज्य सरकारों के गठन में कितनी महिलाओं को आपने दर्जा प्रतिनिधित्व दिया है? गृह मंत्री ये तो बता रहे थे कि हमने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया। आप ये बता दीजिए कि कितनी महिलाओं को आपने शामिल किया है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। आप ये बता दीजिए कि विभिन्न राज्यों के पूर्ण राज्यों में आपने मुख्यमंत्री कहां बनाया सुषमा स्वराज को, जो आधा अधूरा राज्य है दिल्ली।
आपने कहा मुख्यमंत्री बनाया रेखा गुप्ता जी को, जो आधा अधूरा राज्य है दिल्ली। आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिए, आप मध्य प्रदेश में बता दीजिए, आप महाराष्ट्र में बता दीजिए, इन जो बड़े राज्य हैं, आप आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया, कितना दिन रहने दिया आपने? सवाल इस बात का नहीं है। अगर न तो संगठन में, न तो सरकार में किसी जगह आपने महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व दिया। आज आप पिछले विधानसभाओं के आंकड़ों को भूल जाइए। आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, कितने महिलाओं को आपने टिकट दिए हैं जी? किसने रोका हुआ है जी? किसने, कौन सा संविधान संशोधन आपको चाहिए? तो यह जो बता राहुल गांधी कर रहे हो, पॉलिटिकल नैरेटिव पूरी तरह से फेल हो गया जी। सुनील जी, आपको रोकना बताने में जी, सुनील जी रोकना चाहूंगा। इस बीच देखिए खबर इतनी तेजी से बढ़ रही है, जरा मैं अली अदनान जी के पास आना चाहता हूं। सुनील जी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार उधर, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अली अदनान जी कि कह रहे हैं कि ईरान विद द हेल्प ऑफ द यूएसए हैज रिमूव्ड और इज रिमूविंग ऑल सी माइंस। थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी सी माइंस जो है हॉर्मुज को खोल दिया है, और थैंक्स डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं इनको, थैंक यू सऊदी अरबिया, थैंक यू टू सऊदी अरबिया, यूएई एंड कतर फॉर योर ग्रेट ब्रेवरी एंड हेल्प। यानी क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी, क्या ये माना जाए? अली अदनान जी थैंक यू कह रहे हैं। और तीसरी बात, अगेन द डील इज नॉट टाइड in any way to Lebanon, but we will make Lebanon great again. Make Lebanon को भी, ईरान को भी माइंस हटा दिए, हॉर्मुज खोल दिए, थैंक यू बोल दिए। क्या अब हाथ अब बिल्कुल साफ करके निकल लें फिर? बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। एक सीरियस गुफ्तगू में आपने हम लोगों को हंसने का मौका दिया। ये आपने ट्रंप की बातें जो कही हैं, इससे बस हंसी आ रही है, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं। बिल्कुल वही वाली बात हुई कि बिल पास नहीं हुआ तो ये कह दिया गया कि महिला का सम्मान नहीं कर रही है अपोजिशन पार्टी, उसका इससे कोई रब्त नहीं है। अगर आप हार रहे हैं तो आप जो है शिकरा क्यों जो है ईरान पर फोड़ रहे हैं? मैं अपनी बस जो आपका चूंकि सवाल यहाँ पर ही अटका था, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं भी चाहता हूँ कि अपना कुछ बयान दे दूं। ये मामला ये है कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना, वो जिंदगी में हर एक बड़े से बड़े नेता के लिए काम आती है। अगर वो नेता धर्म से जुड़ा नहीं है, या उसकी कोई नैतिकता नहीं है, कोई उसका मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल जैसी पॉलिसी के तहत चलेगा। वो नॉर्थ को साउथ से अलग करके चाहेगा कि जो है हम महिला के नाम पर आकर कोई बिल पास करवा ले जाएं। आप जरा देखें कि आप संसद में महिलाओं को जगह देने से पहले जरूरी है कि आप उसको अपने दिमाग और अपने दिल में जगह दीजिए। आप सिर्फ इस 14 वर्षों में, 12 वर्षों में सिर्फ आप महिला के खिलाफ सिर्फ जबानी वादे और जबानी बातें आप देख लें कि खुद हमारे मोदी जी ने, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, और भी दूसरी महिलाएं हैं, उनके लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो आप संसद में जगह बाद में दीजिएगा, पहले दिल में जगह दीजिए, संसद में जगह खुद ब खुद बन जाएगी। लेकिन मैं आता हूं आपके असल सवाल के ऊपर कि जो फिलहाल लबनान में मेक लबनान ग्रेट अगेन, पहले आप MAGA मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर लीजिए, फिर आप लबनान को ग्रेट कीजिएगा। आपका नारा था कि हम अमेरिका को ग्रेट करेंगे। अमेरिका के 1 करोड़ लोग जो फिलहाल आपके खिलाफ उतरे हुए हैं जमीन पे, सेनेटर्स आपके खिलाफ हैं, आप अमेरिका को ग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और लबनान आएंगे आप कह रहे हैं कि हम लबनान में आएंगे। तो फिलहाल जो ये बात कही जा रही है ना कि अपनी, मैंने इसके पहले भी आपके शो में कहा था कि कमजोर तानाशाह की खुसूसियत ये होती है, वो 2 काम करता है। पहला वो कि वो अपनी हार को जीत का नाम देता है, और दूसरा वो अपनी हार का शेकड़ा किसी और पे फोड़ता है, कहेगा कि वो हैकटेक ने करवा दिया मुझसे। तभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये जो कह रहे हैं कि हम जो यूरेनियम, ईरान ने कहा है कि हम सारा यूरेनियम वापस कर देंगे। यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान ने हमेशा कहा है कि हमारा अधिकार है, हम उसको 2-3 साल के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हम 0 कर दें और सब कुछ आपके हवाले कर दें, ये नहीं होने वाला है। आखिर में जो मैंने पहले कहा था राजीव जी, असल में ये लड़ाई जो है वो स्वाभिमान की लड़ाई है। ये जो है एक नारा है ये हमारे शियों में, मुसलमानों में, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था, हैहात मिन्नत जिल्ला, कि जो इस वक्त ईरानी अवाम रोज जमीन पर लगा रही है। वो क्या है कि जिल्लत हमसे दूर है। जिल्लत किसे कहते हैं? वो ये है कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हम आपके सामने झुक कर नहीं आएंगे। आपने कहा था कि अब लबनान में वॉर नहीं रोकेंगे, लेकिन ईरान ने बाकायदा जो लबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बेरे,
उनका ये बयान है कि ईरान ने हम पर दबाव डाला तो लुबनान का सीज फायर हुआ है। तो गोया कि ईरान ने दबाव बनाया अमेरिका के ऊपर कि जब तक लुबनान में सीज फायर नहीं होगा ये जंग हम इसको रुका हुआ नहीं मानेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक हार है, एक पछतावा है। और आप बस एक बात जोड़ता चलूं कि आप सिर्फ वो जबान देखिए, वो लहजा देखिए। अभी तक जो हिजबुल्लाह आपके लिए दहशतगर्द थी, अभी तक वो हिजबुल्लाह की जिसको आप बिल्कुल डिसआर्म करने वाले थे, वो हिजबुल्लाह जिसके खिलाफ आपने कितने प्रोपेगेंडा किए, आपका ट्वीट आज का मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से गुजारिश है कि वो अब हमले ना करे क्योंकि हम जो है इसमें सुलह चाहते हैं। पता है कि हिजबुल्लाह उस ताकत का नाम है, जितना आप इसको दबाओगे उतना उभर के सामने आएगी। कल 16 तारीख को हिजबुल्लाह ने 72 ऑपरेशन किए हैं, जबकि आप देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के खिलाफ है। तो गोया कि कहीं ना कहीं एक हार का डर और हार का खौफ है, इसीलिए वो उल्टा अपनी हार को कबूल करने के बजाय ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिला का सम्मान नहीं हो रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली अदनान जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिजबुल्लाह, लेबनान और उधर अमेरिका, ईरान, इन सब पे, और सबसे बड़ी चीज की अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप सो के जगने के बाद उठे हैं, जग के, और उसके बाद सारे जितने भी ट्वीट कर रहे हैं सबको थैंक्स कह रहे हैं। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। आप सबका बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली अदनान जी। आना चाहता हूं, जरा सुनिए जरा यहाँ प्रियंका गांधी, इसके बाद राहुल गांधी को भी आपने सुना, प्रियंका गांधी को सुनिए, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। तमाम साथी आप हमारे साथ बने रहिए। और जरा हिंदुस्तान में बहुत तेजी से घटनाक्रम को बदलते हुए प्रियंका गांधी को सुनिए। की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परसीमन से जोड़े कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो, और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति है? महिला सरकार बार-बार ये कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन माइंडसेट, महिला विरोधी माइंडसेट की जिस कह रहे हैं, गृह मंत्री ने भी बोला महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। तो सुन रहे थे यहां पर साफ साफ महिला विरोधी, और महिला विरोधी में राहुल गांधी ने भी क्लियर कह दिया कि आप लेके आइए, प्रशांत जी लेके आइए। साफ साफ कह रहे हैं राहुल गांधी कि 2023 में हमने जो पास किया है उसको ले आइए, और हम तो पहले से कह रहे थे, आज कह रहे हैं आज आप लागू कर दीजिए और 100% विपक्ष आपके साथ होगा। प्रशांत जी देखिए, महिला बिल तो था ही नहीं है ये बिल, ये तो डिलिमिटेशन का बिल था। जो राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल मैप भारत का बदलने का बिल था, ये हमेशा हमेशा सत्ता में बने रहने का बिल था। 28 एमपी आते हैं बीजेपी के साउथ इंडिया से, वो साउथ इंडिया अब इनको क्या वोट देगा? देखिए, ये जो पूरा चतुराई की गई थी कि इलेक्शन के बीच में स्पेशल सेशन बुलाकर इसको किया गया कि अपोजिशन हो सकता है कि महिला के मामले पे जो है वो दबाव में आ जाए, किसी न्यायिक दबाव में आ जाए और इनको समर्थन दे दे, लेकिन अपोजिशन बिल्कुल साफ था। भारत की राजनीति में बहुत बड़ा दिन है। नरेंद्र मोदी पहली बार 12 साल में हारते हुए दिखाई दिए परसेप्शन वाइज। देखिए, जिसके लिए ये कहा गया 56 इंच की छाती, मोदी है तो मुमकिन है, और 140 करोड़ लोग साथ में, 140 करोड़ लोग साथ में हैं तो संसद तो आपके साथ नहीं है। विश्व गुरु राहुल गांधी की स्पीच बहुत होशियारी भरी थी। आज राहुल गांधी ने बहुत सूझबूझ की राजनीति दिखाई। पहले 5 मिनट में उन्होंने इस बिल को साफ कर दिया कि बिल महिला बिल नहीं है। इंटेंशन सरकार का नियत बता दी कि ये सत्ता में बने रहने का बिल है। उसके बाद उन्होंने मोदी का परसेप्शन को खत्म करने का काम किया। जादूगर का जादू खत्म हो गया, इस पे मोहर लग गई अब संसद की कि जादूगर का जादू खत्म। अब वो नरेंद्र मोदी यहां से जो निकलेंगे वो वही निकलेंगे जो राहुल गांधी ने उनको बना दिया है।
कि अब जादूगर का जादू नहीं चलेगा। जी राजीव जी 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 जी, एक छोटा कमेंट प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, फिर आगे बढ़ते हैं। अमलेंदु जी, सुनील जी, शकील जी, सारे साथियों। शकील जी, यहाँ दोनों के आप बयान सुने, माफी चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपने दोनों के बयान, राहुल गांधी का बयान भी सुना, आपने प्रियंका गांधी का बयान भी सुना, और ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट, इन्होंने तो क्लियर कर भी दिया, लगातार नैरेटिव, जैसे ही मैं देख रहा हूं, कई सारे चैनल्स पलट के देख रहा हूं, कई सारी वेबसाइट्स, आप लोगों से बात करते करते मैं पलट रहा हूं, देख रहा हूं, तो यहाँ महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने गिरा दिया, महिला बिल को गिरा दिया, ये नैरेटिव। क्योंकि कल प्रधानमंत्री कह रहे थे भाषण में, अगर ये बिल पास नहीं हुआ तो हमको फायदा होगा, और अगर पास हो गया तो किसी को फायदा नहीं होगा। यानी यहां पर विपक्ष जो है वो यहां उसको नुकसान नहीं होगा, कहने का मतलब ये था कि नुकसान नहीं होगा। कैसे देखा जाए इसको, और कहां फंसे। और ये रियली जो कह रहे हैं प्रशांत जी कि 12 साल में पहली बार इतनी बड़ी हार नरेंद्र मोदी को, और उसके बारे में आज राहुल गांधी ने जिस मैजिशियन जादूगर की कहानी बताई कि जादूगर वो जंजीरों में अपने आप को जकड़ता है, ताला लगाता है, चाबी लगाता है, लेकिन उसके बाद जब उसको खींचते हैं तो वो जो है कपड़े उतर जाते हैं। वो खुल के बोले नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही था, और वो जंजीरों में जकड़ा रहता है, यानी उसकी जादूगरी खत्म हो जाती है। और हम बच्चे हंसते रहे, 300 बच्चे थे जो राहुल गांधी कह रहे थे। मेरी सिस्टर भी थी बगल में, वो पीछे बैठी हुई थी प्रियंका गांधी, और कह रहे थे कि हम लोग छोटे छोटे थे, ये जादूगर की जादूगरी देखने गए थे और हुआ ऐसा। इसको कनेक्ट कर रहे थे राहुल गांधी। कैसे जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में जो जादूगर जादूगरी करता है उसके पीछे पहला तो वो अपनी पर्सनालिटी को जो दर्शक हैं उनके सामने पेश करता है कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा जादूगर है। अच्छा, बहुत बड़ा जादूगर है तो गलती कर नहीं सकता। फिर वो जो उसकी ट्रिक्स होती हैं और जो हिप्नोटाइज करता है, मास वो करता है। देखिए राहुल गांधी जी ने जो कहा मोदी जी के बारे में, मैजिशियंस के बारे में, उसमें एक विसंगति मुझे नजर आई। एक विसंगति ये नजर आई, मैंने ये देखा है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं 2014 के बाद, जितनी भी ट्रिक्स उन्होंने चली हैं, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो तालाबंदी की हो, चाहे वो बालाकोट की हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की हो, ये सारी की सारी ऐसी चेष्टाएं थी जो वास्तविकता में एक फ्लॉप शोज थी। आपने नोटबंदी में देखा, जिस मकसद के लिए नोटबंदी की गई थी वो मकसद जो बताया गया था वो सच नहीं था। वास्तविकता में पूंजीपतियों को और पैसे वालों को फायदा कराने के लिए किया गया था। कोविड में जैसे वैक्सीन लगाई गई और हजारों करोड़ों का चंदा लिया गया, तो बेसिकली जो जिन मैजिशियन की राहुल गांधी की बात कर रहे थे उसमें राहुल गांधी ने कहा उन्होंने कबूतर निकाला, उन्होंने शुरू में तालियां बजवाई और बाद में फेल हो गए। देखिए मोदी जी के साथ क्योंकि पूंजीपतियों का समूह था और गोदी मीडिया था और कुछ अंधभक्त थे, 2014 से अभी तक मोदी जी ने जितनी भी ट्रिक्स चली हैं, जब इसका विश्लेषण होगा, जब इतिहास इसका विश्लेषण करेगा, ये आपको निष्कर्ष मिलेगा 2014 के बाद से आज तक जितनी भी कार्यप्रणाली मोदी जी ने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है, केवल पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए की हैं और गरीबों का शोषण करने के लिए की हैं। आज के तारीख में मेरे देश के अंदर, मेरे भारत को, और अभी आपने सुना होगा, अभी तो गिग वर्कर्स की बात हो रही थी, हाउसमेट्स की बात हो रही थी, फैक्ट्री वर्कर्स की बात हो रही थी, अब तो ट्रेड यूनियंस भी और हर तरह के संगठन इस चीज से उत्तेजित हैं, क्योंकि जो ईरान और इजराइल की एक क्राइसिस क्रिएट हुई है, हर घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। और अभी इस विषय पे डिस्कशन होना चाहिए था, लेकिन मोदी जी को जो मुंह बाए सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। आज का मध्यम वर्ग और जो निम्न वर्ग है वो ये समझ गया है कि मोदी जी ने अमेरिका का साथ न दिया होता, इजराइल का साथ न दिया होता, ईरान के साथ खड़ा होता, तो आज हमारे यहाँ ये समस्या न होती और हमारे गरीब वर्ग को इस प्रकार की परेशानी न होती। इतनी बड़ी समस्या है जो आपने देखिएगा 1 महीने के अंदर जो मुवाए खड़ी है, क्योंकि मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग अपना घर चलाने में असमर्थ है, और वो असमर्थ है तो जो चीज 11 साल में नहीं हुई और जो हिप्नोटाइजेशन इन्होंने किया हुआ था वो फेल होगा, और जनता को अपनी मांग मांगने के लिए अब संघर्ष करना होगा और अपनी मांग को पूरा कराना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा अखिलेश यादव को सुन लेते हैं। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए अखिलेश यादव को। क्या बोलें इसके लिए।
जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है। और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से किरण रिजिजू ने खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाए। विपक्ष ने यहां लक्ष्मण रेखा खींच दी। राहुल गांधी ने इसके बाद अभी ट्वीट किया है, देखिए, संशोधन विधेयक गिर गया। उन्होंने महिलाओं के नाम पर संविधान को तोड़ने के लिए असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया, जय संविधान। ये राहुल गांधी का ट्वीट, 4 लाइनों में बहुत कुछ राहुल गांधी ने यहां कह दिया है। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी के पास। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे ये पूरे घटनाक्रम पे जल्दी से? फिर शकील जी आपके पास आता हूं, सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। देखिए राजीव जी, ये मुझे लगता है कि सुबह प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया था कि अपने घर की महिलाओं से, पत्नी से और बच्चों से, माँ से, सबसे पूछ के अंतरात्मा की आवाज पे कीजिए, तो प्रधानमंत्री खुद अपनी पत्नी से पूछना भूल गए थे इसके बारे में। तो शायद जसोदा बेन ने अनुमति नहीं दी कि इसको पास किया जाए। हो सकता है ऐसा कुछ रहा हो मामला, ये कुछ रहा हो, वरना प्रधानमंत्री को इस तरह की बात करने की कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन राजीव जी, जो चाल चली गई थी वो चाल जो है वो एक तरह से कहा जाए विफल हो गई। और ये चाल जो थी बीच चुनाव में, आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी भाई, जब राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। लेकिन राजीव जी, एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया और शकील जी मुझे लगता है उस पर ज्यादा बताएंगे। कल रात में, आधी रात को 16 अप्रैल से ही वो कानून बन गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया उसका, 2023 वाला जो अधिनियम था। अब अगर वो लागू हो गया है 33% आरक्षण का, तो अब वो 2029 में होगा कि नहीं होगा? अब जो विधानसभाओं के चुनाव होंगे, मतलब ये तो जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, इसके बाद जो होंगे उनमें वो 33% होगा कि नहीं होगा? उत्तर प्रदेश के चुनाव में 33% अब महिलाओं को आरक्षण पे चुनाव होगा कि नहीं होगा? तो ये तो राजीव जी कहा जाए कि आ बैल मुझे मार वाली बात जो बीजेपी ने खुद कर ली, क्योंकि अब तो वो नोटिफिकेशन हो चुका है। अगर नोटिफिकेशन हो चुका है तो अब तो जो भी चुनाव होंगे वो उसी के आधार पे होंगे। नहीं, तो बिना नोटिफिकेशन। देखिए अमलेंदु जी, यहाँ पे शकील जी और प्रशांत जी, सुनील जी और अच्छे से बताएंगे। हुआ ये कि जिसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसका संशोधन कैसे करेंगे? उसमें आप बिल पास करा के कानून बनाए नहीं और आप संशोधन में ले आए, तो ये जब कल बात हुई तो रात को बैक डेट पे उसका नोटिफिकेशन हुआ है और उसके बाद अब जब नोटिफिकेशन हो गया तो वो कानून लागू हो गया है। अब इसके बाद आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि महिला आरक्षण बिल तो आपने लागू कर दिया बैक डेट में, अब आप आगे इसको कब? क्यों? लेकिन महिला आरक्षण बिल को ये 2029 यानी 2026 में इस साल जो जनगणना हो रही है अभी, उस जनगणना के आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि 2011 में चले जाएंगे आप। ये 2011 में लेके जाने की बात हो रही थी। 2011 में जाके आप उसके बाद फिर 50% का जिक्र आपने कर दिया कल संसद के अंदर कि 50%, 50% हर राज्य में हम बढ़ा देंगे। फिर वो भी उसमें नहीं था, बिल जो लेके आप आए थे ड्राफ्ट कॉपी में नहीं था, वो भी लिखा हुआ। आज कह रहे थे कि 1 घंटा हमें दे दीजिए, उसको हम ले आते हैं, संशोधन करके ले आते हैं, बिल दे देते हैं। तो आप तो आनन फानन में सब कुछ कर दिए और पता ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। चार्ट लिख दिए, लेकिन 2x2 लिखना है कि 2+2 लिखना है ये पता ही नहीं है। लेकिन चार्ट लिख के चले आए आपकी, मतलब हमको यहां संशोधन कर देना है, अभी तक जैसे करते थे वैसे कर देना है। वैसे नहीं चलता ना। लेकिन एनडीए की जो महिलाएं एमपी हैं, महिला सांसद हैं, वो संसद भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रही हैं। और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रही हैं कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवाया है। चलिए होगा, वो प्रोटेस्ट चल रहा है उधर। लेकिन अमलेंदु जी अपनी बात पूरी कीजिए जी। विपक्ष ने तो राजीव जी पास करवा दिया और लागू भी करवा दिया विपक्ष ने। तो भाई महिला आरक्षण बिल जो था जिसे विपक्ष ने पास कराया था वो तो लागू करवा दिया विपक्ष ने ना। अगर ये संशोधन लेकर नहीं आए होते तो उसको कानून बनाते ही नहीं, अभी पढ़ा आया था वो। तो अब तो मजबूरी हो गई, कानून बन गया वो।
तो ये तो विपक्ष की वजह से ही हुआ। तो ये जो महिलाएं हैं इनको घर बैठना चाहिए, अब इनको ज्यादा सीटों पे लड़ने के लिए मिलेगा, बीजेपी की महिलाएं जो है उनको। और राजीव जी लेकिन एक चीज है, और वो जो हनुमान बेनीवाल हैं उन्होंने राजीव जी एक बड़ी गजब की बात कही इस बहस में। उन्होंने कहा ये एपस्टीन फाइल वाले जो हैं ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, बड़ा गजब बात है। तो राजीव जी पूरी दुनिया में जो चल रहा है उससे ध्यान हटाने की भी ये कुछ कोशिशें थी क्या इसके जरिए? बहुत सारी चीजें रही होंगी, लेकिन जिस तरीके से मुंह की खाई है भारतीय जनता पार्टी ने। और राजीव जी चाणक्य महोदय जो हैं पहली बार ईडी और सीबीआई हाथ में होते हुए और संसद में जो थे वो बड़े निरुत्तर नजर आ रहे थे, हारे हुए नजर आ रहे थे। ईडी और सीबीआई जो है वो भी मिलकर इस सत्र को पास नहीं करवा सके। तो ये राजीव जी एक बहुत बड़ी हार जो है ये है। और यहीं से राजीव जी राहुल गांधी ने कहा कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, गिनना शुरू कर सकते हैं मोदी जी। जी 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 जी, लेकिन क्या अपडेट्स हैं शकील जी? शकील जी क्या अपडेट्स हैं आपके पास? माफी चाहूंगा। सबसे बड़ी बात जो है कांग्रेस के लिए यही चुनौती है जो आप बता रहे थे कि एनडीए की महिला सांसदों ने शुरू कर दिया। कल देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे कि इस नैरेटिव का मुकाबला कांग्रेस कैसे कर पाती है। ये तस्वीर देखिए जी, ये शुरू हो गया है। बिल्कुल जी। राजीव जी दो बातें हैं अब साफ साफ। एक, यहां से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, पत्थर पे लकीर है कि अब मोदी जी की वापसी संभव नहीं होगी। मोदी जी जिस तरह से चारों तरफ से घिर गए थे, वे मोदी जी इस बिल को लाए क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है, यहां से बात शुरू होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की डील की वजह से, क्योंकि एपस्टीन फाइल की वजह से, क्योंकि इजराइल जाने की वजह से उन्होंने चारों तरफ से अपने लिए कांटे बिछा दिए थे। और वो कांटे उनके लिए व्यक्तिगत नहीं थे, वो देश के लिए खड़े हो गए थे। अभी आज राहुल गांधी ने कहा कि क्या मैं अमेरिका की डील में बात नहीं कर सकता? वो लोकसभा अध्यक्ष का नहीं कर सकते। जिस अमेरिका की डील ने भारतीय किसानों को मार दिया, तबाह कर दिया, भारत के छोटे उद्योगों को मार दिया, जिसकी वजह से हमें तेल खरीदने के लिए अमेरिका की परमिशन लेना पड़ रही है, उस पर नेता प्रतिपक्ष बात नहीं कर सकता। शकील जी ये बताइए, शकील जी आप तो वहां से आ रहे हैं, ये तख्तियां कहां रखी हुई थी? ये पहले से तख्तियां रखी हुई थी क्या? सब पहले से मतलब पहले से पता था कि हमको ये प्रोटेस्ट करना है। ये देखिए तख्तियां आ गई। बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में जम के। देखिए कल जब मोदी जी ने कहा, हमने यहाँ बताया भी था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ होगा, उन्हें कल ही मालूम था। देखिए वही बात वहीं से शुरू होगी कि मोदी जी इस बिल को लाए क्यों थे। मोदी जी चाह रहे थे कि इस बिल की वजह से वो अपनी दूसरी नाकामियों को छुपा लें, नैरेटिव चेंज कर दें, और अब उसी नैरेटिव को वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो इस नैरेटिव का मुकाबला कैसे करती है। गोदी मीडिया पूरी तरह मोदी जी के साथ है, उसने शुरू कर दिया है, डिबेट शुरू होने लगी है, हेडलाइन बन गई है, एंकर चीख के पर्दे से बाहर कूद रहे हैं। तो कांग्रेस कैसे मुकाबला करेगी? कांग्रेस को नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से देना पड़ेगा। कांग्रेस के साथ कौन है, कांग्रेस की बात कौन पहुंचाएगा लोगों तक, ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नए विकल्पों पे विचार करना पड़ेगा। जो विकल्प उसके पास मौजूद है उनका अधिकतम उसको उपयोग करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी लड़ाई है। कांग्रेस को ये बताना कि 1980 राजीव गांधी पंचायती राज और नगर पालिकाओं में 1/3 महिला आरक्षण दे रहे थे। लोकसभा में उन्होंने पास करा दिया था, राज्यसभा में बीजेपी ने गिरा दिया। 2010 में इसी महिला आरक्षण को संसद और विधानमंडलों में सोनिया गांधी ने पास करवा दिया था, और लोकसभा में सुषमा स्वराज ने कहा था मैं पास नहीं होने दूंगी, और वहां पे पास नहीं हो पाया था। तो ये बिल तो कांग्रेस का है। महिला आरक्षण की बात तो कांग्रेस की है, महिलाओं को अधिकार देने की बात तो कांग्रेस की है, महिलाओं को वोटिंग राइट उसने दिया था। तो ये कांग्रेस को इस बात को लोगों तक, जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। ये काम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के पास तथ्य हैं, कांग्रेस के पास सच्ची तस्वीर है, लेकिन उसका माध्यम क्या है ये कांग्रेस को देखना पड़ेगा, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर कांग्रेस उपलब्ध माध्यमों का सही तौर पे उपयोग कर लेगी तो बात दूर दूर तक चले जाएगी। यूट्यूब चैनल जो है इनकी पहुंच आज गोदी मीडिया से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, विश्वसनीयता बढ़ गई है, सोशल मीडिया की पहुंच बढ़ गई है। लेकिन क्या कांग्रेस इनकी तरफ गौर करती है?
क्या कांग्रेस देखती है? आज का दिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है। राहुल गांधी का भाषण लोगों तक कैसे ज्यादा पहुंचे। हम जो आपको बता रहे थे कि संसद में जो लोग बैठे हुए थे, उस संसद का जो माहौल था लोकसभा का, उसमें इस तरह का बताया जा रहा था कि जैसे राहुल क्या बोल रहे हैं। इतना विरोध हो रहा था कि राहुल क्या बोल रहे हैं। लेकिन असलियत ये थी कि जो राहुल ने कहा कि मैजिशियन का जादू खत्म हो गया, मैजिशियन खत्म हो गया, वो जादू खत्म हो गया और राहुल ने खत्म किया है उसको। लेकिन राहुल इस बात को लोगों तक पहुंचाए कैसे, यही सबसे बड़ी कहानी है कि इस नैरेटिव का जवाब राहुल को, कांग्रेस को नैरेटिव से देना पड़ेगा। जी राजीव जी बिल्कुल जरा जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आप? यहां पर सबके बयान आ गए। अब ये देखिए, यहां कांग्रेस के नेता, सांसद दिखाई दे रहे हैं, शशि थरूर, उनका बयान भी आ रहा है। बयान बहुत सारे लोगों के, बहुतों के बयान आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये नैरेटिव, बहुत वाजिब चिंता जाहिर कर रहे थे यहाँ शकील जी, एक नैरेटिव सेट कर रहे। तमाम मीडिया चैनलों में देख रहा हूं कि कांग्रेस के कारण महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। ये एक लाइन में ये लिखा जा रहा है, सब तरफ कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को रोक दिया। तो ये देश के लोग इसको स्वीकार कर लेंगे। जो बात कही जा रही है, इनकी इतनी विश्वसनीयता बची हुई है क्या कि जो कह रहे हैं लोग उसको मान लेंगे? ये वही कांग्रेस है जिससे 2023 में आरक्षण विधेयक को सर्वसम्मति से पारित होने में सहयोग किया था। उसे तो विरोध नहीं किया, विपक्ष के किसी दल ने विरोध नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिसकी सरकार ने राज्यसभा से इसको पारित कराया। लोकसभा में जब आया, आज गृह मंत्री ने जवाब क्यों नहीं दिया कि जब वह विधेयक लोकसभा में, माना कि उस समय यूपीए के सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे थे, बीजेपी की भूमिका क्या थी? बीजेपी अपनी भूमिका बता दे। देश के इतिहास में जब जब आरक्षण बिल, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बिल प्रस्तुत किए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भूमिका क्या थी? ये बीजेपी के लोग बता दें। कांग्रेस ने आज आप लेकर के आए, आपने पहली बार, अगर आपके लिए यह विधेयक इतना ही महत्वपूर्ण था तो आप 2014 में लेके आते। प्रचंड बहुमत था आपके पास, कोई रोकने वाला नहीं था। और संख्या के बल पर आप क्या करते रहे हैं ये सबके सामने है। लेकिन आप नहीं लेकर के आए क्योंकि इसका पॉलिटिकल नैरेटिव आपको आगे चल के बनाना था। पॉलिटिकल नैरेटिव आप बना रहे हैं। विपक्ष ने एक स्वर से कहा है, जिसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल है, हर दल के नेता शामिल है विपक्ष के, कि हम महिलाओं के आरक्षण के विरोध में नहीं है। आप अभी विधेयक को लाइए, अभी कानून बनाइए, हम उसको समर्थन देते हैं। किसने कहा विरोध करने के लिए? लेकिन जो महिला आरक्षण, अब फिर इसमें जो उद्देश्य है वो बीजेपी का नहीं समझ में आ रहा है। क्या आप महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं? उसके नाम पर आप परिसीमन करना चाहते हैं, और वो भी परिसीमन किस आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में आपने कोई बात नहीं कही। ये कैसे स्वीकार कर लिया जाएगा कि आप पूरे देश में क्या जो संघीय ढांचा उसके ऊपर असर पड़े? इसकी जवाबदेही सरकार के ऊपर नहीं है क्या? विपक्ष की जो भूमिका है, देश देख रहा है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत के जो राज्य है सब उत्तेजित हैं, सड़कों पर हैं। वो क्यों है? उनको नहीं समझ बात आ रही है। उनको महिला आरक्षण नहीं चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए। जो टीएमसी के लोग, उनको आरक्षण नहीं चाहिए। ये जो आप प्रदर्शन का दृश्य दिखा रहे हैं, यह कितना प्रायोजित है, और विपक्ष के जो नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, महिला नेता, वह कितना उत्साहवर्धक है। ये दोनों का अंतर आप दिखा सकते हैं। जिन्होंने इस बिल का विरोध किया और कह रहे हैं वो कि ये जो विधेयक है, वह विधेयक महिला आरक्षण को लागू करने के लिए नहीं है। यह विधेयक देश के चुनावी परिदृश्य को प्रभावित करने की कोशिश है, उसको अपने अनुसार चिन्हित करने की कोशिश है। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को इसका विरोध करना चाहिए। आज शशि थरूर ने बहुत ही शानदार भाषण दिया लोकसभा में। जो बीजेपी यह बार बार कह रही है कि प्रत्येक मतदाता का वोट, प्रत्येक एक मतदाता का वोट समान होना चाहिए। शशि थरूर ने सवाल उठाया कि क्या प्रत्येक राज्य का दर्जा समान नहीं होना चाहिए? आप दो राज्यों में भेदभाव कैसे कर सकते हैं, और क्यों करेंगे आप? आप याद कीजिए राजीव जी, देश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब अलग अलग विषयों के विद्यार्थी बहुत ज्यादा नंबर पाने लगे तो वहां स्केलिंग की व्यवस्था लागू कर दी गई। क्यों लागू की गई? कि केवल एक विषय का प्रमुखता ना रह जाए। अगर कोई ऐसा विषय है, जैसे
जिसमें जो प्राप्तांक है वह अन्य विषय की तुलना में ज्यादा है। तो जो प्राप्तांक कम वाले विद्यार्थी हैं उनकी योग्यता के बावजूद मूल्यांकन में कम अंक मिलने के कारण उनके साथ भेदभाव न हो, तो इसके की व्यवस्था लागू की गई, सक्सेसफुली लागू है वो। आज तक किसी ने विरोध उसका नहीं किया। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर यह दक्षिण भारत के राज्यों में यह संदेह हो रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, इन तमाम राज्यों में आप सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ा देंगे कि जो चुनावी परिदृश्य है वो बदल जाएगा। आप लोग आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं? गृह मंत्री आपको मतलब संकोच भी नहीं होता बात करने में कि दक्षिण भारत के राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो आज की संसद में 3.41 या कुछ ऐसी संख्या उन्होंने बताई, और जब यह संख्या बढ़ जाएगी तो उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा 3.67, माने पॉइंट कुछ बढ़ जाएगा। इसका उपलब्धि बता रहे हैं। आप दोनों दक्षिण के राज्यों का और उत्तर के राज्यों का तुलना कर दीजिए कि उत्तर के राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ेगा और दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना बढ़ेगा। पूरी देश की जनता को समझ बात आ जाएगी जी। और शशि थरूर ने आके बहुत ही शानदार बात आज एक और भी कही कि आप सदस्य संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी संसद में 800-900 लोग बैठेंगे तो किसी सदस्य को बोलने का मौका कब आएगा, और 800 लोगों के बीच में आप कौन सी बहस करा लेंगे? दुनिया की कोई संसद है जो इतनी बड़ी संख्या के साथ है? आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि जो निर्णय लेने वाली संस्थाएं होती हैं उनको आप बहुत बड़ा आकार नहीं दे सकते। नहीं दिया जाना चाहिए जी। थोड़ा सवाल है कि आप किसी समाचार पत्र के एडिटर हैं तो क्या पूरे दफ्तर को बुला के मीटिंग करते हैं? संभव नहीं है ना कि आप प्रिंटर को बुला लीजिए, पब्लिशर को भी बुला लीजिए, सर्कुलेशन वाले को बुला लीजिए, एडवर्टाइजमेंट वाले, ये संभव तो नहीं होता। अलग अलग काम के लिए अलग अलग बैठके हैं। सवाल है कि अगर आप देश को चलाना चाहते हैं तो निर्णय लेने वाली संस्थाओं को आपकी संख्या आपको सीमित करनी पड़ती है, तब आप एक तार्किक और गुणवत्तापूर्ण बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। शशि थरूर ने बहुत जायज सवाल उठाए, इस पर बात नहीं करने के लिए तैयार है। दरअसल है क्या, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि इस 523 की संख्या में वर्तमान लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का सबसे बड़ा आक्रोश बीजेपी को झेलना पड़ता। क्यों? कि सर्वाधिक संख्या बीजेपी की है और सर्वाधिक पुरुष सदस्यों का टिकट से वंचित तो ही उन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं। इस आक्रोश को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वह इस सदन में इस संख्या के बल पर आरक्षण नहीं देना चाहती थी। संख्या बढ़ाने की बात कर रही है, परिसीमन की बात कर रही है। और अगर आप परिसीमन की बात कर रहे हैं तो जनगणना होने दीजिए। कौन सी सीट महिलाओं के पास जाएगी, कौन सी सीट ओबीसी शेड्यूल कास्ट के पास जाएगी, ये तो आप जनगणना के आधार पर कर सकते हैं। और महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सदस्य संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या जब इस देश की संसद ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों को आरक्षण दिया था तो क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी? नहीं बढ़ाई गई थी। उसी सदस्य संख्या के तहत उनको आरक्षण दिया गया जी। आप ये नया सगुफा क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो इन पूरे घटनाक्रम में जो नीयत है बीजेपी की वो साफ होती है। बीजेपी महिलाओं का आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण के नाम पर एक राजनीति करना चाहती, एक नैरेटिव बनाना चाहती है। उस नैरेटिव का तत्काल लाभ वो चाहती थी पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। वहां टीएमसी ने खत्म कर दिया, यहाँ डीएमके ने खत्म कर दिया, और पूरे देश के स्तर पर सभी विपक्षी दल को खत्म कर देंगे। विपक्षी दलों की एकजुटता जो यह नैरेटिव है कोशिश थी बनाने की, उस नैरेटिव को बनने नहीं देगा जमीन के ऊपर। और विपक्ष बाकायदे अपनी बहसों में यह देश को बताने में कामयाब रहा है कि बीजेपी की मंशा क्या है। महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, चुनाव के लिए एक ऐसी भूमिका तैयार करना है जो उसके अनुकूल बन जाए। बीजेपी प्रभावित राज्यों में, उन राज्यों में जहां बीजेपी का जन समर्थन है, उन राज्यों की ऐसी इस तरह से व्यवस्था कर दी जाए कि किसी अन्य राज्य में अगर विरोध भी होता है तो उसके चुनावी राजनीति पर कोई असर न पड़े। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, और विपक्ष ने एक जिम्मेदारी की भूमिका अदा की है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा जल्दी से, अब समय खत्म हो चुका है। प्रशांत जी को स्क्रीन, प्रशांत जी कैसे देखा जाए ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश अब होगी, जो सत्ता पक्ष, उनका मीडिया, ये सब में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश जिस तरफ इशारा कर रहे थे शकील जी, उसको कैसे देखा जाए? और क्या यहाँ पर पूरे देश में
आरक्षण, महिला आरक्षण, क्योंकि नरेंद्र मोदी कल भाषण में भी कह चुके हैं अगर ये गिर गया तब भी मुझे फायदा है। अब देखिए वो और इसके अलावा और क्या कहेंगे। मुख्य बात यह है कि देखिए नैरेटिव उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अगले साल चुनाव है, बिहार में क्या होगा, 5 साल बाद चुनाव है, और जगह क्या होगा, बहुत बाद में चीजें आएंगी, तब तक बहुत कुछ और हो जाएगा। ये हेडलाइन तो रोज बदलती हैं भाई। चुनाव कल जहां चुनाव है वो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में। पुडुचेरी का तो हो गया है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव है। तमिलनाडु में अब इस बिल के बाद वहां परसेप्शन बना लो महिला का। तमिलनाडु में आप आज हम लोग बात कर रहे हैं, इसको दोबारा हम लोग 4 मई को फिर डिस्कस करेंगे। AIADMK की हालत खराब हो जाएगी। उनका कोई MP यहाँ पे नहीं है लोकसभा का, लेकिन अगर उन्होंने पब्लिकली वहां सपोर्ट किया होगा तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। साउथ इंडिया में इनका स्थिति बहुत खराब होगी, तमिलनाडु में NDA की। और दूसरा कि महिला के मुद्दे पर आप ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में लड़ पाओगे? 37% महिलाएं, तो वो 33% रिजर्वेशन का बिल आप पास कर रहे हैं, 37% महिलाएं तो वो भेजती है लोकसभा में ममता बनर्जी। अभी भी 37% महिलाओं को टिकट दिया है। वही तो, अब आप उनसे क्या लड़ोगे? और इतने बहुत चाणक्य वगैरह कहा जाता, पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी मछली का नैरेटिव लेके जा रही है। तो मछली नहीं खाने देंगे। वहां पे आप नॉर्थ इंडिया का पूरा लेके जा रहे हैं, वो बंगालियों को आप क्या खिलाएंगे? ढोकला खिलाएंगे? इस तरीके की नासमझी जो है वो बीजेपी से मुझे उम्मीद नहीं थी। क्यों लगता है कि ज्यादा घमंड में ये सब चीजें होती है, लेकिन तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में इसका नुकसान होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। बाकी चीजें बात की हैं, जो 100 की एक बात है जो राहुल गांधी ने कर दिया। आज बहुत ही स्मार्ट उनका जो है भाषण था। वो जानते थे कि नंबर नहीं आएंगे, तो नंबर नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी पर इसका मनोवैज्ञानिक जो है वो दबाव डालो। उन्होंने एक नारा वहां से दे दिया कि जादूगर का खेल खत्म हो गया, जादूगर के पास अब जादूगरी नहीं बची है। जी बिल्कुल, यहीं बिल्कुल। से अब जी। हालांकि जादूगर शब्द जो है उसको राहुल गांधी के भाषण से हटा दिया गया है। राहुल गांधी के भाषण में जिन चीज़ों को एक्सपंज किया गया है उसमें जादूगर शब्द हटा दिया गया है। एंटी नेशनल एक्ट राहुल गांधी ने बोला था वो भी हटा दिया है। और खबर ये आ रही कि थोड़ी देर में NDA की बैठक होने वाली है, NDA के सांसदों की बैठक होने वाली है थोड़ी देर में, ये खबर आ रही है। अमित शाह भी पहुंचेंगे, उसमें संसदीय दल की बैठक शुरू होगी और इसमें तमाम सांसद पहुंच रहे हैं। और इस बीच बहुत तेज़ी से घटनाक्रम अपने यहाँ बदलते हुए और बहुत तेज़ी से उधर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट पे ट्वीट ट्रूथ सोशल पे मैसेज लिखते हुए, कुछ एक मैसेज चलते चलते बता देता हूँ। थैंक यू पाकिस्तान को भी कह दिया है उन्होंने। थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, 2 फैंटास्टिक पीपल। थैंक यू बोल दिया उनको भी। उसके बाद अ ग्रेट एंड ब्रिलियंट डे फॉर द वर्ल्ड इन्होंने कह दिया। और फिर तीसरा यहाँ पे कि ईरान हैज़ अग्रीड टू नेवर क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगेन, ये भी कह दिया। इट विल नो लॉन्गर बी यूज्ड एज अ वेपन अगेंस्ट द वर्ल्ड, कह दिया। यानी यहाँ साफ साफ आज सुबह जग के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब कुछ दिन जंग नहीं लड़नी है, आराम करते हैं और इन्होंने सबको थैंक यू कह दिया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का थैंक्स। और इधर प्रधानमंत्री क्या महिलाओं को थैंक्स बोलेंगे या विपक्ष को थैंक्स बोलेंगे, ये देखना होगा। इस बीच प्रधानमंत्री का जो कुनबा है, जिसमें NDA जिसको कहते हैं, वो कुनबा अभी बैठक करने जा रहा है और गृह मंत्री
अमित शाह उस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी तमाम नेता हिस्सा ले रहे हैं। विपक्ष की महिलाओं के भी खूब सारे बयान आ रहे हैं, इकरा हसन, फिर डिम्पल यादव, फिर परिणति, तमाम नेताओं के जो महिला सांसद हैं विपक्ष की, उन लोगों के भी बयान आ रहे हैं और सत्ता पक्ष के बयान भी आ रहे हैं। एक घमासान हिंदुस्तान में उसकी शुरुआत हो गई है और इस बिल को पास कराकर जो लाभ लेने, फ़ायदा लेने की कोशिश थी, उस कोशिश में आज ब्रेक लगा दी है और कह दिया है विपक्ष ने, क्योंकि 528 सांसदों ने वोट किए, कुल 528 सांसदों ने वोट किए और 528 में से 298 सत्ता के पक्ष में और 230 विपक्ष में, और चाहिए था 298 नहीं 352 चाहिए था। 528 में से 352 वोट इस बिल को पास कराने के लिए चाहिए था, लेकिन वो वोट नहीं मिले। चलिए, यहाँ एक बड़ी हार नरेंद्र मोदी की सरकार की, एनडीए कुनबे की, और जो टीडीपी है, टीडीपी एनडीए कुनबे के साथ रहा है और उसको भी आगे देखना होगा, जैसा अभी प्रशांत जी और शकील जी, हमारे तमाम साथी आप लोग कह रहे थे। तो बहुत कुछ है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत समय आप लोगों का लिया है, 10 मिनट एक्स्ट्रा, और इसमें बहुत कुछ अभी आगे होना बाकी है और तमाम अपडेट्स के साथ कल सुबह फिर मुलाकात होगी। उसके अलावा शाम को न्यूज़ पॉइंट में मुलाकात तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, सुनील जी, अमलिंदु जी और साथ में